नमस्कार। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था अरस्तु द्वारा प्रतिपादित क्रांति के जो अर्थ था उस पर विचार विमर्श किया। उसी क्रम में हमने क्रांति के जो कारण बताए थे अरस्तु ने उन पर विचार विमर्श किया था। उसी क्रम में आज का जो वीडियो लेक्चर है उसमें हम देखेंगे कि जो विभिन्न शासन प्रणालियां हैं उनमें जो क्रांति के विशिष्ट कारण होते हैं उनके बारे में समझने का प्रयास करेंगे, उन पर विचार विमर्श करेंगे। जैसा कि अरस्तु ने बताया था कि भाई जो विभिन्न शासन प्रणालियां हैं, जैसे राजतंत्र में क्रांति के क्या कारण हैं, कुलीन तंत्र में क्रांति के क्या कारण हैं, प्रजातंत्र में क्रांति के क्या कारण हैं, धनिक तंत्र में क्रांति के क्या कारण हैं और निरंकुश तंत्र में क्रांति के क्या कारण हैं। इन सब विशिष्ट शासन प्रणालियों में क्रांति के विभिन्न कारण होते हैं, उन पर अरस्तु ने प्रकाश डालने का प्रयास किया। और उसी क्रम में हम देखते हैं कि अरस्तु ने प्रजातंत्र में क्रांति का जो मुख्य कारण माना है वह है पूर्ण समानता की मांग प्रजातंत्र में क्रांति का कारण बनती है। दूसरा जो कारण बताया उसने कहा कि कुछ चतुर राजनीतिज्ञ जो वाकपटु होते हैं वो आम जन को भ्रमित करके सस्ती लोकप्रियता के आधार पे क्रांति का बिगुल बजा सकते हैं। इस प्रकार इन्होंने प्रजातंत्र में दो कारणों की व्याख्या की और उसके बाद में उन्होंने जो राजतंत्र में क्रांति के कारण बताए वो ये हैं। अरस्तु ये मानता है कि जो राजतंत्र में क्रांति के कारण होते हैं वो कानून हैं जिनके कारण राजतंत्र समाप्त हो जाता है। उनका मानना था, यानी अरस्तु का मानना था कि राजतंत्र की कुछ आंतरिक कमजोरियां होती हैं और वो ही उस शासन प्रणाली को नष्ट कर देता है। इसमें मुख्य कारण ये है कि राजतंत्र में जो राज परिवार होता है या राजा का परिवार होता है उनका जो आंतरिक कलह होता है वो ही क्रांति या विद्रोह का मुख्य कारण बनता है। इसी प्रकार धनिक तंत्र में क्रांति का जो आधार है वो ये है कि आम लोग या आम व्यक्ति जो एक बात में असमान हो तो वो सभी बातों में असमानता का समर्थन करते हैं और धनिक वर्ग का यही असमानता का सिद्धांत धीरे धीरे उनके लिए संकट पैदा करता है। इस प्रकार असमानता के आभास के कारण जनसाधारण की जो उपेक्षा होती है, उनकी जो दयनीय स्थिति होती है वो ही क्रांति का कारण बनता है। इसी प्रकार कुलीन तंत्र में जो क्रांति का कारण है वो यह भावना है कि कुलीन तंत्र ये मानता है कि वो समाज का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है और यहीं से आम जन से वो अलग दिखता है। तो ऐसी स्थिति में जब सर्वश्रेष्ठ कुछ व्यक्ति समाज के होते हैं उनको उचित मात्रा में पुरस्कार प्रदान नहीं किए जाते हैं, वो भी एक विद्रोह का कारण बनता है। इस प्रकार निरंकुश तंत्र में जो क्रांति के कारण हैं वो व्यक्तिगत स्वार्थ होते हैं और उनकी जो असीमित पूर्ति होती है वो ही विद्रोह का मुख्य कारण है, जिसमें मुख्य कारण में अन्यायपूर्ण उत्पीड़न, अत्यधिक तिरस्कार, आतंक आदि, असहनीय अपमान, संपत्ति का अपहरण आदि ये चीजें हैं जो निरंकुश तंत्र में क्रांति का कारण बनते हैं। अब हम देखते हैं कि अरस्तु ने विशिष्ट शासन प्रणालियों में क्रांति के विशिष्ट कारणों की व्याख्या की है और उसके बाद में उसने क्रांतियों को रोकने के अनेक उपाय सुझाए हैं। इसी को इंगित करते हुए डनिंग एक विचारक हैं, उन्होंने लिखा है कि अरस्तु क्रांतियों को उत्पन्न करने वाले कारणों की विस्तृत सूची देने के पश्चात
उसके समान ही उनको रोकने के उपायों की भी सूची देता है। इसी प्रकार मैक्सी लिखते हैं कि आधुनिक राजनीतिक विचारक शायद ही क्रांति को रोकने का अरस्तु के उपायों के अतिरिक्त कोई अन्य ठोस उपाय बता सके। इस प्रकार क्रांतियों को रोकने के अरस्तु के द्वारा निम्नलिखित उपाय बताए गए हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला, संविधान के प्रति आस्था। अरस्तु के अनुसार संविधान के प्रति आस्था रखना क्रांति से बचने में महत्वपूर्ण उपाय है। शासक वर्ग इस बात पर हर संभव उपाय करे कि जनता द्वारा कानून की आज्ञाओं का पालन हो। कानून उल्लंघन करने की छोटी छोटी घटनाएं भी महत्वपूर्ण होती हैं और अतः उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार कहें तो संविधान के प्रति आस्था क्रांतियों को रोकने का एक उपाय है। इसी प्रकार शासक और शासितों में सद्भाव होना चाहिए। अरस्तु मानता है कि शासक वर्ग और शासित वर्ग के बीच निरंतर बातचीत हो, संवाद हो और शासक वर्ग को चाहिए कि शासितों के समक्ष जो भी समस्याएं आए उन समस्याओं का निवारण हो और धीरे धीरे उनमें आपसी विश्वास हो, तालमेल हो। इससे आपस में जो सद्भाव बनता है वो भी क्रांति को रोकने में सहायक होता है। नेक्स्ट जो बिंदु बताया उसने वो है विधि का शासन। अरस्तु कहते हैं कि क्रांति को विधि के शासन के द्वारा रोका जा सकता है। जब शासक अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के द्वारा शासित न होकर विधि के द्वारा शासन करता है तो हम क्रांति को रोक सकते हैं। इसी प्रकार उसने समानता का व्यवहार पर भी जोर दिया। अरस्तु का मानना था कि विषमता क्रांति की जननी है, अतः शासक का लक्ष्य सदैव समानतापूर्ण व्यवहार होना चाहिए। और अरस्तु का यह भी मत था कि शासन के जो पद हैं उनकी अवधि 6 माह की होनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों को, नागरिकों को शासक बनने का मौका मिले। इसी प्रकार मध्यम वर्ग की प्रधानता। अरस्तु ये मानता है कि समाज इतना भी गरीब न हो और इतना भी अमीर न हो, बल्कि कैसा हो, मध्यम वर्ग का बाहुल्य हो, तो इससे क्रांति को रोकने का एक मजबूत आधार मिलता है। इसी प्रकार आर्थिक समानता। समाज में अत्यधिक आर्थिक असमानता क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण होती है। इस कारण के निवारण के लिए अरस्तु का मत है कि राज्य की ओर से यह प्रयत्न होना चाहिए कि समाज में आर्थिक असमानता कम से कम हो और धन का वितरण इस प्रकार होना चाहिए कि न तो कोई वर्ग अत्यंत धनवान बन जाए और न दूसरा वर्ग अत्यंत निर्धन बन जाए। इसी प्रकार उसने कहा समुचित शिक्षा पद्धति। शिक्षा पद्धति के द्वारा भी शासक वर्ग के प्रति भक्ति जगाई जा सकती है, आस्था जागृत की जा सकती है, नागरिकों में, व्यक्तियों में नई चेतना जगाई जा सकती है और इस प्रकार समुचित शिक्षा पद्धति भी क्रांति को रोकने का एक उपाय है। इसी प्रकार राजकीय पदों और सम्मानों का न्यायोचित वितरण। अरस्तु के अनुसार राज्य में जो पद होते हैं और सम्मान का जो वितरण होता है वो योग्य व्यक्तियों में जो जितना योग्य है उसी अनुपात में उनको मिलना चाहिए, यानी योग्य व्यक्तियों को उनका उचित मान और पद मिलना चाहिए। इससे एक ही वर्ग के व्यक्तियों को या राज्य के एक ही भाग के व्यक्तियों को सारे पद नहीं मिलेंगे। इससे आम जन में असंतोष नहीं पनपेगा। इसी प्रकार धनार्जन पर नियंत्रण हो
और परिवर्तनों पर निगरानी हो। तो ये उपाय हैं जिनको बताकर अरस्तु ने क्रांति को रोकने के उपाय सुझाए हैं। क्रांति के उपाय सुझाने के बाद में अरस्तु ने विशिष्ट शासन प्रणालियों में क्रांति को रोकने के विशिष्ट उपाय भी सुझाए। उसने कहा कि राजतंत्र में क्रांति को रोकने के लिए संहिताचार को अनिवार्य माना जाए। इसका मतलब यह है कि शासक वर्ग संयत व्यवहार करे, और जितनी मात्रा में संयत व्यवहार शासक करता है, शासन उतना ही स्थायी हो जाता है, क्योंकि जनता में उस शासन के प्रति कोई राग द्वेष की भावना नहीं होती। इसी प्रकार प्रजातंत्र में उसने शासन क्रांति को रोकने का जो उपाय सुझाया वह ये है कि संपन्न लोगों के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाए, उनकी संपत्ति को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया जाए। इसी प्रकार निरंकुश तंत्र में क्रांति को रोकने के भी निम्न सुझाव दिए कि शासन की समस्त बागडोर अपने हाथ में रखते हुए भी निरंकुश राजा को इस प्रकार का अभिनय करना चाहिए कि वह राजा निरंकुश नहीं है। दूसरा, उसे सार्वजनिक आय के प्रति जागरूक रहना चाहिए। तीसरा, कर लगाने में, उगाने में इस प्रकार दिखना चाहिए कि यह कर जनसाधारण के हित में उपयोग किया जाएगा। इस प्रकार धनिक तंत्र में जो क्रांति को रोकने के जो उपाय अरस्तु के द्वारा सुझाए गए वो ये है कि गरीबों का पूरा ध्यान रखना चाहिए, उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार उन्होंने यानी अरस्तु ने विशिष्ट शासन प्रणालियों में क्रांति को रोकने के विशिष्ट उपाय सुझाए हैं। यदि हम देखते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, तो अरस्तु के क्रांति संबंधी विचारों की निम्न हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अरस्तु जो कि यूनानी नगर राज्य का दार्शनिक था और राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है, उसने अपने विचारों के द्वारा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तनों का हिमायती नहीं रहा। वह एक रूढ़िवादी था और यथास्थिति का पोषक था, क्योंकि उसने क्रांतियों के कारणों पर प्रकाश डालने के साथ साथ उनको रोकने के उपाय भी बताए हैं। इस प्रकार अरस्तु को प्रगतिशील विचारक न मानकर उसको एक रूढ़िवादी विचारक ही माना जाता है।